हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। मॉर्निंग यस सर। सर, आ यस रही है। यस। ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने रिसाइकलर व्यू देख लिया था। ट्राई किया आप लोगों ने रिसाइकलर व्यू? यस सर। यस सर। ओके। आज कुछ चीजें हम रिसाइकलर व्यू में करने वाले हैं जो हमने कल किया था। उसी का एक वापस से एक रिकैप हो जाए ताकि आपके लिए इजी रहे। तो हम वापस से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं रिसाइकलर व्यू का। अच्छा, किसी को कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो इसमें? जैसे कि मोस्टली जो थोड़ा सा टिपिकल है वो हमारा एडेप्टर है। ये जो एडेप्टर है, इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज? यश, शिखर। सर ये एडेप्टर क्लास में जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर गेट आइटम काउंट और सर ऑन बाइंड व्यू, हाँ, सर इसमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो समझते हैं। इस चीज को इस तरीके से समझो कि एक मशीन है, ये एट अ टाइम एक व्यू होल्डर को क्रिएट करेगी और उस व्यू को अपने रिसाइकलर व्यू में लगा देगी, व्यू को लेके। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब ऐसे स्क्रीन पे अगर आपके 10 आइटम्स हैं तो 10 आइटम को ये लोड करेगी इसी प्रोसेस में। कैसे? पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल होगा, मतलब हर आइटम का एक व्यू होल्डर कॉल होगा। उसके अंदर से ये लेआउट इन्फ्लेट होगा और उसके अंदर व्यू आएगा। कैसे पता चला आपको कि जब हम यहाँ इन्फ्लेट कर रहे हैं तो हमको व्यू मिल रहा है, और इस व्यू को मैं कहाँ आगे भेज रहा हूँ? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, व्यू होल्डर। तो इस क्लास जो मैंने इसके अंदर बनाई है, हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर जो व्यू होल्डर क्लास बनाई है, इसमें क्या मिल रहा है? इसको व्यू मिल रहा है। और यही व्यू चाहिए था, आप देखो आगे जा रहा है ये। दिस डायरेक्टली व्यू इज सेंट्रिक टुवर्ड दी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो जो हमारा रिसाइकलर व्यू बना है ना, वो इस तरीके से बना है कि वो व्यूज को होल्ड करता है वाया व्यू होल्डर। एंड इसी तरीके से वो स्क्रैप व्यूज को हटाता है जब वो यूज में नहीं है, और जहां यूज में आने वाले हैं वहां पे नए व्यूज को लगाता है अपने व्यू होल्डर में। ठीक है। तो जब भी आप एक आइटम को रिसाइकलर व्यू बिल्ड करता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि पहला स्टेप वो कॉल करता है कि भाई व्यू होल्डर क्रिएट करो। ठीक है। तो हमने व्यू होल्डर में व्यू होल्डर क्रिएट करके इसको रिटर्न कर दिया। जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम साथ में हमारा व्यू भेज रहे हैं। भाई ये वो रो है जो हमको बार बार यूटिलाइज करनी है। दिस इज द रो वी वांटेड। ये हमारी होगी ना, मतलब ऐसे हमारी खुद की कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने तो यहाँ 3 ली है, आप कैसी भी बना सकते हो। ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे व्यू सेंड किया, और ये व्यू अब रिसाइकलर व्यू के होल्डर को मिल गया है कि भाई ये बंदा जो है ना, इस मशीन में अपन को इस व्यू को बार बार रिसाइकल करना है व्यू होल्डर की हेल्प से। ठीक है। मतलब ये हर बार होगा, हर आइटम के लिए। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो ना, तो ये प्रोसेस बार बार चलेगा। पहले व्यू क्रिएट होगा, व्यू क्रिएट होने के बाद में व्यू सेट होगा यहाँ पे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमको व्यू मिल गया है तो हम आईडीज को फाइंड कर देंगे। अब आईडीज फाइंड करने के बाद क्या होगा, हमारे लिए लिंक बन जाएगा। क्यों लिंक बन जाएगा? किसके बाद कॉल होता है हमारा? ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या लाता है? एक पोजीशन लेके आता है। व्यू होल्डर लाता है और एक पोजीशन लेके आता है इंटीजर में। ठीक है। तो ये जिस इंडेक्स के लिए बिल्ड हो रहा होगा ना, कि जैसे सपोज दैट लेट से अगर ये 0th इंडेक्स के लिए बिल्ड हो रहा है, सबसे पहला आइटम बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आएगा। दूसरा आइटम बिल्ड होगा तो 1 आएगा। तीसरा आइटम बिल्ड होगा तो 2 आएगा। इस तरीके से चलेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमने उसमें डेटा ऐड कर दिया। जैसे मशीन वाली याद करो, जो हमने स्टार्टिंग में कोका कोला की मशीन होती है। तो मशीन को हमने क्या किया हमारे हिसाब से, पहले तो हम क्या कर रहे थे, बनी बनाई मशीन को यूज कर रहे थे। मशीन कह रही थी कि मुझे ये देना है, मुझे ये देना है, मुझे ये देना है। तो एरे एडेप्टर को हमने क्या किया कि भाई एरे एडेप्टर, ये तुम ले लो, क्या ले लो? डेटा ले लो, डेटा सेट ले लो, और व्यू जो बार बार रिटर्न रिपीट होगा वो तुम ले लो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं एज अ मशीन अपने आप बना दूंगी ये काम। फिर हमने कहा कि यार मुझे अब तो कस्टमाइज करना है, और रिसाइकलर व्यू में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एकदम कस्टमाइजेशन वाला है। तो रिसाइकलर व्यू में हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है। रिसाइकलर व्यू का जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले व्यू होल्डर को क्रिएट करो, फिर व्यू होल्डर को बाइंड करो, फिर क्रिएट करो, फिर बाइंड करो, और ऐसे आके रुक जाओ। अब जैसे ही यूजर स्क्रॉल करेगा तो ऊपर के आइटम जो है, जो व्यू होल्डर अब व्यू को होल्ड करके बैठा था, वो विजिबल में नहीं है। तो उसको क्या कर देगा, वो स्क्रैप व्यू मान के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसी व्यू होल्डर को नीचे की तरफ रीयूज कर लेगा। तो वापस से नए आइटम के लिए नीचे से एक नया व्यू होल्डर आएगा जो बोलेगा कि मुझे क्रिएट करना है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वापस से व्यू इस व्यू होल्डर को मिलेगा। और फिर ये बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा जिसमें हम ये इस तरीके से डेटा को बाइंड कर रहे हैं। तो आप देखो ना, हम पोजीशन के हिसाब से डेटा को बाइंड कर रहे हैं। तो जो भी पोजीशन का इंडेक्स, मतलब जो भी इंडेक्स कह लो या पोजीशन कह लो, सेम बात है।
लिस्ट में हम कहेंगे इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो उसको पोजीशन कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पोजीशन की जगह आप इंडेक्स ले सकते हो। ठीक है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेटा बाइंड हो रहा है। डेटा हम बता रहे हैं कि भाई देखो कौन सा डेटा यहाँ पे सेट करना है। और ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि यार ये हर बार एक चेक लगा रहा है, कहीं ये लास्ट तो नहीं है, कहीं ये लास्ट तो नहीं है, और लास्ट है तो अब इसके नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, तो अब इसके नीचे के आइटम्स को उसको मैनेज करने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपका 0th इंडेक्स है तो उसके ऊपर कोई आइटम नहीं होगा, तो वो मैनेज करके रखता है। वैसे ही इसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लास्ट आइटम क्या है। तो ये वो 3 फंक्शन है जो काम में आते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गेट आइटम काउंट। थैंक यू सर, आ गया सर। आ गया? यस सर। ओके, समझ में आया ये चीज। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट, और कोई डाउट है इसमें? अच्छा, मैंने कल एक टास्क दिया था, वो ट्राई किया आप लोगों ने कि आपको अपनी खुद की एक यूआई बनानी है अलग सी। जैसे मैंने ये वाली यूआई बनाई है ना, ऐसे आपको 3 के अलावा ज्यादा आइटम्स लेने हैं यहाँ पे। सर 3 वाली बनाई है 3 वाली बनाई है। जी। और लेकिन आपने जो वो अवतार करे थे वो लगा करके वो यूज लगा करे के हैं। किए। ओके, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, आज वाली क्लास के बाद में जस्ट जाके सबसे पहले खुद से रिसाइकलर व्यू बनाना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप आइटम्स ऐसे लो जो 3 से ज्यादा हो, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो आगे चल के आपकी लिस्ट कैसी भी आ सकती है। आपको सिर्फ लिस्ट के एक आइटम को देखना है कि यार ये कैसा बना हुआ है, वैसा आइटम आपको यहाँ बनाना है। तो कोशिश करो कि इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है, खुद से कि भैया इसमें 3 की जगह 2 और आइटम्स ले ले तो क्या होता है, और उसको ले रहे हैं तो क्या क्या हमको सेटअप करना होगा, हमारा मॉडल कैसे चेंज होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करते हैं। तो हम एक और चीज देखने वाले हैं आज वाली क्लास में। देखो हम इमेज व्यू को, मतलब हम हमारा खुद का इमेज व्यू बना के उसको हम ग्राउंड कर सकते हैं, बट वो हम सीखेंगे बाद में, जब हम कस्टम क्लासेस क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम कस्टम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम खुद का टेक्स्ट व्यू बना सकते हैं, कैसे हम खुद खुद का मतलब हम क्लास बनाएंगे माई टेक्स्ट व्यू, एक्सटेंड्स टेक्स्ट व्यू। ऐसे हम इमेज की क्लास बनाएंगे, और फिर इमेज जैसे प्रोसेस करती है एंड्रॉइड के अंदर, उसके साथ साथ अगर मुझको अपना कुछ काम करना है, उसमें चेंजेस करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ क्लास बना के। कस्टमाइज कहते हैं उसको, कस्टमाइज क्लास बना के। ठीक है, बट वो हम थोड़ा सा लेवल अप होने के बाद में हम उस चीज को समझेंगे। तो अभी के लिए अगर मुझे इमेज को सर्कुलर बनाना है, और वो सीखने के बाद भी ना आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप लाइब्रेरीज को यूज करते हो। इफेक्टिव लाइब्रेरी को यूज करना है, मतलब एज अ एंड्रॉइड डेवलपर या कोई भी डेवलपर ले लो आप, जो अपने प्रोजेक्ट में इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी करता है वो अच्छा प्रोडक्टिव कोड लिख पाता है। मतलब लाइब्रेरीज होती है कि आप उनको यूज करो और अपना काम आसान करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए आप खुद भी काम कर सकते थे और ये आपका टाइम भी नहीं लगता इसमें ज्यादा, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें आपको टाइम लग सकता है, जिसमें आपका कोड लिखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, और अगर उसकी एक जनरलाइज आपको लाइब्रेरी मिल जाती है जो कि पॉपुलर है, तो आपको उसको यूज कर लेना चाहिए। तो ये वो एक लाइब्रेरी जो मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज हम पहली बार एक पैकेज को हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, पैकेज कह सकते हो उसको, लाइब्रेरी कह सकते हो। एक्चुअल में एक तरह से रिपोजिटरी है, किसी ने एक प्रोजेक्ट बना रखा है सर्कुलर इमेज यू करके, जिसमें उसने कंप्लीटली अपना कस्टमाइज क्लास बनाया है इमेज यू का, जिसको उसने राउंड किया है। ठीक है, तो हम उसी को यूज करने वाले हैं। और जब आप प्रोफेशनली भी वर्क करोगे ना, इवन इफ यू नो हाउ टू कस्टमाइज द इमेज यू एंड मेक योर ओन इमेज यू, फिर भी आप प्रेफर करोगे ये लाइब्रेरी को यूज करना जब भी आपको सर्कुलर इमेज यू बनाना है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इमेज यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा कोड आता है, और ये बता रहे हैं देखो इस तरीके से आप अपना इमेज यू ले सकते हो। और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिपेंडेंसी होगी। ये डिपेंडेंसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कॉपी कर लेंगे, और देखना है इसका लेटेस्ट वर्जन है क्या। तो वर्जन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक रिलीजेस आएगी। चेंज हो गया क्या इधर? एक ही आया है इसका अभी तक।
ओके, नॉर्मली यहाँ रिलीजेस होती है कि भाई कोई नया अपडेटेड वर्जन आया हो तो आएगा तो यही कहीं, इसमें दिखा नहीं रहा। बाकी रिलीजेस बताता है कि कितने वर्जन आए, जैसे अभी देखो इसका वर्जन जो है वो 3.1.0 है। ठीक है, ऐसे ही 3.1 पे आया नहीं, डायरेक्टली आया होगा जब 1.0.0 से शुरुआत करी होगी इसने, और अब जाके ये ऐसा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस डिपेंडेंसी को आप ऐड करो, और डिपेंडेंसी कहाँ ऐड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ओपन कर लेना, ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट में दो तरह की ग्रेडल फाइल्स होती है, बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम से। जो ऊपर होती है वो प्रोजेक्ट लेवल होती है, जो नीचे होती है वो ऐप लेवल होती है। हालांकि पहले तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस था, लेकिन अब बहुत रेयरली आपका प्रोजेक्ट लेवल फाइल यूज में आती है, आपकी ऐप लेवल ही यूज में आती है ज्यादातर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में से, ऐप लेवल वाली। इसमें सारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा आपका, जहाँ पे हम व्यू बाइंडिंग भी ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, डिपेंडेंसीज में आना। देख रहे हो आप डिपेंडेंसीज, ये प्री डिफाइंड डिपेंडेंसीज है जो आपको एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट मिलती है। इसमें से आपको देखो कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है, तो आप देखते हो ना, जो कंस्ट्रेंट लेआउट आता है वो आपका एंड्रॉइड का लाइब्रेरी है। ठीक है, जो एंड्रॉइड में बाई डिफॉल्ट नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर एंटर कर देना है और यहाँ पे लगा देना है सर्क्यूलर, इस तरीके से हमेशा रखना है। तो ये कमेंट क्यों लगा रहे हो, ताकि देखो किसी को इस पैकेज से पता ना चले। हालांकि इससे पता तो चल ही जाएगा सर्कुलर इमेज है। कई बार पैकेजेस ऐसे होते हैं कि उनके नाम से पता नहीं चलता है, तो आप ऊपर कमेंट करके बता दो, आपके लिए बेटर रहेगा कि ये लाइब्रेरी आपने क्यों यूज करी। कई बार ऐसा होता है हम लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये बेटर लाइब्रेरी है, इससे अच्छा लाइब्रेरी है, तो इसको नहीं यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यूज कर लिया नई वाली को, पुरानी वाली को हटाया ही नहीं। ये भी गलत है। फालतू की जो आप लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हो वो आपको हटानी चाहिए। जो यूज में आ रही है वही इफेक्टिवली लाइब्रेरीज को आपको रखना है, बाकी सबको हटा देना है। ठीक है, और ऐसा जब आप प्रोफेशनल जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसा होता है एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो जाता है जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं और मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। तो ऊपर कमेंट किया हुआ आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ये पैकेज मैंने किसके लिए यूज किया था। ठीक है, ये वाली चीजों में आप ना करें, मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हर के प्रोजेक्ट में मिलेगा आपको। लेकिन ये वाला आपका मैंडेटरी है कि भाई आप यूज कर रहे हैं, तो आप ये सिंपल सा ना अपना कमेंट ऐड कर दे कि भाई मैंने ये क्यों यूज किया या ये किसके लिए है। ये करने के बाद में आपका ग्रिडल फाइल चेंज हुआ तो सिंक नाउ कर देना है। अब ये करेगा, इस पाथ पे जो भी प्रोजेक्ट पड़ा है ना उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट के साथ में मर्ज कर देगा। अब मर्ज करने के बाद में क्या होता है, मर्ज करने के बाद में आप इसके कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो इससे जो सर्कुलर इमेज जो इसने बना रखा है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सिंक नाउ कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखो ये कह रहा है कि आपको सिंपल सा, जैसे आप इमेज व्यू लेते हो ना, वैसा ना लेके आपको सर्कुलर इमेज व्यू लेना है, जो इस पैकेज से मिलेगा, डी डॉट हेडनडॉफ डॉट सर्कुलर इमेज व्यू डॉट सर्कुलर इमेज व्यू। तो ये इसका पैकेज है जहां से आपको ये क्लास मिलेगी सर्कुलर इमेज व्यू की, और आपको अपने एट्रीब्यूट्स देने हैं। तो हमारा सिंक हो चुका है। अब मैं आता हूँ मेरे रो के अंदर, जहां पे मैंने ये स्क्वायर इमेज ली थी ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा इमेज व्यू होता है वो स्क्वायर ही आएगा। हाँ, अगर आप आइकन लेते हो अंदर या ट्रांसपेरेंट इमेज लेते हो तो बात अलग है। अगर आप ट्रांसपेरेंट इमेज लोगे तो आपको सर्कुलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप ऐप पे वर्क करोगे और वहाँ पे लिस्ट होगी और वहाँ पे यूजर की प्रोफाइल आ रही होगी, तो यूजर की इमेज ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली अपनी फोटो जो डालोगे वो एक बैकग्राउंड के साथ में होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पाओगे कि जब भी कॉन्टेक्ट देख रहे हो या आप किसी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में देख रहे हो, तो वहां पे जो इमेज यूज होंगे वो नॉर्मली सर्कुलर होता है। तो इसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। इसकी जगह आ गया सर्कुलर व्यू। ठीक है, इसको विड्थ और हाइट कितनी दी थी मैंने, 100। 100। तो 100 dp, 100 dp। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं img contact। ठीक है, और जैसे हम इसको सोर्स देते हैं वैसे इसको भी सोर्स देंगे, और यहाँ पे हमारा @drawable बैकग्राउंड आ गया। अब इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं जो ये देता है, वो ऐप के साथ मिलेंगे आपको। अब ऐप नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐप वाला लेना पड़ेगा। अब ये अपना आप आ जाएगा, जैसे मैं सर्च करूंगा ना, याद है मैंने आपको बताया था नेम स्पेस प्रीफिक्स, उसमें 3 होते हैं।
लेआउट के अंदर। एक तो एंड्रॉइड वाला जो एंड्रॉइड के एट्रीब्यूट्स फैच करने के लिए होता है, एक टूल्स वाला होता है जो इंटरकनेक्टिविटी के लिए काम में आता है, और एक होता है ऐप वाला जो इनिशियली कहीं काम नहीं आता। जैसे अगर मैं रिसाइकलर व्यू वाले यूआई में ले जाऊं आपको तो वहां पे है, ये देखो, बट ये कहीं काम नहीं आ रहा है। रिसोर्स ऑटो, ऑटोमेटिकली जो आप रिसोर्स यूज करोगे उनके अंदर कोई भी अगर आप ऐसा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो जो एंड्रॉइड के अंदर नहीं आता, वो उसने बनाया है जिसने वो लाइब्रेरी बनाई है, तो उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को लेने के लिए आपको ये प्रीफिक्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा ना तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर, जैसे ये आया बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ करता हूँ, अपने आप देखो ऐप आ गया, आगे अपने आप ऐप, ऐप के लिए ऑटोमेटिकली ये आपका इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसकी विड्थ दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। तो बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पे 2dp कर देते हैं, आ गई बॉर्डर। और बॉर्डर के साथ क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जो भी कलर देना है आप कलर दे सकते हो। तो अब आप ऐप कॉलन लिखोगे ना, तो जितने भी ऐप मतलब इस पर्टिकुलर सर्कुलर इमेज व्यू के यहाँ पे लगने वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको ऐप से मिल जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर का ओवरले करना है, कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, इसका बॉर्डर कलर देना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, मेरे पास में कुछ एवेटार्स होंगे, या मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ये जरूरी है कि आप भी एवेटार्स को डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, ऐसे होते हैं एवेटार्स, दिख रहा है आपको, या नॉर्मल ऐसे। ये ना अपन को कहाँ मिल सकते हैं, फ्लैट, फ्लैट आइकन पे। फ्लैट आइकन्स पे आपको एसवीजी में अब प्रीमियम कर दिया इन्होंने, बट पीएनजी आपको मिल जाएंगी। पहले एसवीजी भी फ्री था, बट अब उन्होंने प्रीमियम कर दिया है। और यहाँ पे ना यू गो फॉर आइकन पैक, तो इधर आइकन पैक का ऑप्शन है क्या, पैक, आ गए आपके पास में ऐसे, तो हर जॉनर के मिल जाएंगे आपके पास में। ये डाउनलोड नहीं है, प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम है उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, बट इतनी जरूरत नहीं है आपको, जो फ्री हो वही ले। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे एंड एज एंड्रॉइड डेवलपर, तो जिस भी जगह काम कर रहे होंगे वहां पे एक डिजाइनर होगा, यूआई यूएक्स डेवलपर, जो आपकी एडोबी एक्सडी या फिग्मा को यूज करते हुए आपकी यूआईज बना के आपको देगा कि भाई ऐसी यूआई बनानी है इस ऐप की। तो वो आपको आइकन्स प्रोवाइड करेगा, इमेजेस प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, पूरा सेट प्रोवाइड करेगा आपको यूआई के साथ में। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन एडोबी एक्सडी और फिग्मा की जो यूआईज होती है ना, उसमें वो कनेक्टेड होता है, आपको सिर्फ वो एक्सेस देता है अकाउंट का, मतलब आप भी उस अकाउंट को यूज कर सकते हो, और उस फिग्मा की डिजाइन को आप देखते हो ना, तो सब कुछ आ जाता है कि भाई यार इसमें कितना स्पेस है, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, और उस पर टैप करते हो तो उसका कलर क्या है, इसकी जो रिसोर्स फाइल है वो क्या है, तो वो रिसोर्स फाइल आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगी। फॉन्ट कौन सा यूज हो रहा है, तो आपको इतनी जरूरत भी नहीं होती, अगर आपके पास में वो डिजाइन है तो उसमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। कोई फ्री है क्या इसमें, फ्री का कुछ, ये ले लेते हैं, ये भी डाउनलोड, अच्छा इसने पैक को ही डाउनलोड कर रखा हो, आइकन पैक सारे। फ्री में सिर्फ आपको फ्री आइकन्स एंड स्टिकर्स पीएनजी में ये मिलेंगे। कोई नहीं, वी नीड टू ट्राई एंड सर्च, कोई मिल जाए अपन को। ये सारे उन्होंने वो कर रखे हैं। सर शायद नॉर्मल आइकन मिल जाएगा, आई थिंक पैक शायद ये है, पैक, प्रीमियम पे है शायद। प्रीमियम कर दिए सारे पैक्स, हाँ। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे नॉर्मल ही यूज देख लेते हैं, ऑल आइकन्स। यहाँ पे आपको जो सही लगे वो आइकन आप ले लो। देखो ये ऐसा होना चाहिए जो आपके जनरलाइज्ड हो, ठीक है, जनरलाइज इन द सेंस कि भाई जब तक यूजर ने वो प्रोफाइल नहीं लगा रखी होगी तब तक वो दिखेगा,
यहाँ देखो पीएनजी को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ सर्कुलर ना हो, नॉर्मल ले अपन, और वो सर्कुलर सर्कुलर करते हैं। चलो दो चीजें लेते हैं, एक तो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और कोशिश करना कि आप सबसे लार्जेस्ट वाला लो, 512 बाय 512 वाला लो, ठीक है। इसको हम फ्री डाउनलोड में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे ना कोशिश करो जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो IC_मैन कर दो, IC फॉर आइकन, ठीक है। एक मैं ये ले लेता हूँ, और एक मैं ना एवेटार इसको ले लेते हैं अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये मैं एक इमेज ले रहा हूँ। ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम एक नॉर्मल इमेज को देखें। दिस इज यूजर बीजी, ठीक है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको जो इमेजेस मिलेगी यूजर की, वो ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो आइकन्स तब दिखाना है जब यूजर ने प्रोफाइल नहीं सेट कर रखी हो, लेकिन जहाँ यूजर ने प्रोफाइल सेट कर रखी हो, जहाँ आपको इमेज मिल रही है, तो वहाँ इमेज कैसे दिखेगी। तो हम दोनों तरीके के ले लिए हमने, और शो इन फाइंडर करता है, और यहाँ पे इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाम कुछ ऐसे ही रखना ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। ऐसे ही नाम रखना। अगर आप डाउनलोड करते वक्त नाम चेंज नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आप इसको कॉपी करो उसके पहले चेंज कर लो, नहीं तो जब यहाँ पेस्ट करो उसके बाद आप रिफ्रैक्टर करके चेंज कर लेना। क्योंकि मैंने आपको रिसोर्स का एक कंस्ट्रेंट बताया था कि रिसोर्स के अंदर जो भी आप इमेजेस डालते हो उनका नाम, नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो रिसोर्स नॉट फाउंड की एरर आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल लेटर्स नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विद नेम नहीं, नंबर नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए। आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो बस। ये आ गया हमारे पास में, और ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। दोनों को लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट रो के अंदर। तो जहाँ पे हमारा सोर्स है इस जगह पे हम हटाएंगे। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं IC_मैन। तो ये आपका इस कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे IC_मैन की जगह यूजर एक बार पूरा लिख दो आप। ये अभी आपको सजेशन में नहीं दिखा रहा बट आ जाएगा, यूजर_VG। इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन होता है। क्लीन प्रोजेक्ट क्या करता है, ये जैसे मैंने क्लीन किया, देखो इसने आइडेंटिफाई कर लिया। क्लीन प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि कई बार ना कैशे मेमोरी फिल हो जाती है, या कोई भी XYZ रीजन की वजह से आपका कैशे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो सजेशंस आने बंद हो जाएंगे, या सजेशन आएंगे तो कुछ सेलेक्टेड के आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी आपका हो रहा है तो सबसे पहला काम तो करो कि आप बिल्ड में जाओ, क्लीन प्रोजेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगी, जैसे कि देखो यहाँ पे हो गई। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ फाइल में जाना है, आपके यहाँ सेटिंग्स में कहीं होगा, यहाँ पे इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट होगा, इस पे जाना है और इन सब पे टैप कर देना है, और फिर रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट, अगर आपका SSD पे है तो 1 से 2 मिनट लगाएगा, बंद होके वापस स्टार्ट होगा, एंड देन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिसोर्सेज के हिसाब से वो रिजॉल्व हो जाएगी। कई बार R नाम से भी एरर आती है आपके जावा के अंदर, मतलब कॉटलिन फाइल के अंदर, जो लिंकिंग होती है ना रिसोर्स की, वो उस फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, रिसोर्स फाइल को। तो ये कई बार प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको क्लीन करना है, क्लीन से मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आ गया हमारे पास में, और आप देख सकते हो परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसको हम एक और काम करते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन से बड़ा हो जाएगा, हम इसको स्पेसिंग ही करते हैं। हम्म,
ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इमेज छोटी करनी थी, इसलिए मैंने इमेज को छोटी किया और फिर वो छोटी हुई तो ऊपर चली गई, तो मैंने सेंटर पे कर दिया। ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है। और जो पैडिंग हमने दी है यहाँ पे, इसको हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा सेट है उसमें भी हम चेंजेस कर देते हैं। अब देखो, अगर आपको सब जगह एक साथ चेंज करना है, इतने सारी जगह है ये वाले, ठीक है, तो सब जगह आपको ये चेंज करना है, तो आप कंट्रोल F इससे फाइंड करते हो। ठीक है, कंट्रोल R इससे रिप्लेस करते हो। तो यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है, IC मैन से करना है। अब मैं अल्टरनेट पे करूंगा, तो मैं सबसे पहले ऊपर आ जाता हूँ। एक साथ करना है तो कर सकता हूँ, मेरे को अल्टरनेट करना है। तो रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस। आपको रन टाइम में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको चेंज करना होगा एक साथ सब पे। हालांकि यहाँ पे तो अपन वैसे भी डमी कंटेंट डाल रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, लेकिन ये डेटा तो वैसे भी आपके या तो डेटाबेस से आएगा या आपके ऑनलाइन डेटा से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं यूजर बीजी। तो बची हुई जो भी एरिया है वो आपके यही है, इन सब पे रिप्लेस ऑल कर दो। तो रिप्लेस ऑल में क्या होगा, एक साथ ही सब जगह बचे हुए एरिया में मेरा हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, और करने से पहले वापस मैं एक बार एडेप्टर में आता हूँ, एडेप्टर का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं सबको हटा देता हूँ। ये भी पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है जब आप प्रोफेशनली वर्क करो तब। ठीक है, ये हमारा एडेप्टर हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलन लगाएंगे, क्योंकि नाम से एडेप्टर है, काम से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलर व्यू के अंदर से जो एडेप्टर मिले उसका रेफरेंस। तो एडेप्टर देते ही उसने क्या बोला कि भाई साहब आप बिना व्यू होल्डर सेट किए ना आप काम नहीं कर सकते, यानी कि आपको अपने क्लास के अंदर एक और व्यू होल्डर नाम से क्लास बनानी पड़ेगी, जिसको हम यूज करने वाले हैं एज अ व्यू होल्डर। उसमें आपका व्यू देना है। अगर हमको आपके व्यू के बिना करना होता तो हम आपसे पूछते ही नहीं, लेकिन क्योंकि आपको अपना व्यू देना है जो मेरे व्यू होल्डर में मैं सेट करूंगा और मेरे व्यू होल्डर को चलाऊंगा, बट व्यू तो आपका होगा, तो इसके लिए आपको अपना व्यू होल्डर देना पड़ेगा जिसमें आप व्यू सेट कर सको। ठीक है, फिर मैं उसको रन टाइम में अपने, जब आप मशीन को चलाओगे रिसाइकलर व्यू के ऊपर, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको सब इंडेक्स के लिए सेट कर दूंगा। तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, व्यू होल्डर देना पड़ता है। अब व्यू होल्डर देने का एक तरीका होता है, या तो आप नीचे आके जो हमने कल किया था वो लेंथी तरीका है। लेंथी तो क्या है, मतलब तरीका है वो, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। आप बेटर क्या कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो मान के चलो कि ये है, लिख लो यहाँ पे डॉट व्यू होल्डर। मैं लिख रहा हूँ, अभी बना हुआ नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट फंक्शन इन्वोकेशन हमको लगाना पड़ता है। तो अब व्यू होल्डर पे एरर आ रही है, व्यू होल्डर पे एरर भी नहीं आ रही है, पूरी रेड लाइन नहीं आ रही नीचे, कि मैं जानता ही नहीं व्यू होल्डर क्या है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर करना है, क्रिएट क्लास व्यू होल्डर। यस, यू वांट टू क्रिएट अ क्लास व्यू होल्डर। क्या सेपरेट फाइल में करना है कि इसी फाइल में करना है, नहीं इसी फाइल में करना है। ये बन गया इसी फाइल में। ठीक है, अब यहीं पे एक ऑप्शन आता था, अभी तो शायद मिलेगा नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं मिलता। पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि ये व्यू होल्डर है ना, नॉर्मल व्यू है, इस व्यू होल्डर को आप एक्सटेंड करो रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर से, और जैसे आप एंटर करते थे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देता था। अब आपको मैनुअली करना पड़ता है, तो आपको कॉलन करना है। कॉलन करने के बाद में आपको क्या करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। इसके कंस्ट्रक्टर में व्यू चाहिए होता है, तो हमको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे सुपर में कॉल होगा, तो हम वेल, और ऑन नॉर्मल बेसिस इसका नाम आइटम व्यू होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई आइटम व्यू लिया हुआ दिखे यहाँ पे, आइटम का व्यू है, आप इसकी स्पेलिंग ना, आप इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, आप वी भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर मैं जनरलाइज वे देखूँ तो आइटम व्यू इज द बेटर वे टू नेम अ व्यू इन व्यू होल्डर। ठीक है, और ये किस टाइप का है, व्यू टाइप का है। एंटर कर दो, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा आपका व्यू क्लास। ठीक है, ये देखो ये व्यू इंपोर्ट हुआ। ठीक है, अब ये व्यू को आपको कहाँ भेजना है, आगे भेजना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आइटम व्यू भेज दोगे। ठीक है, अब ऐसा करते ही हमारा ये एरर तो सॉल्व हो गया इस लाइन पे जो था। इसने कहा भाई ये सही तरीका है, बट अगर आप अब उसको क्लास पकड़ में आ गई, तो जिस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें 3 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, जिसको आपको अपनी डेफिनेशन देनी है। तो सिंपल सा ऑल्ट प्लस एंटर करना है,
इम्प्लीमेंट मेंबर्स करना है, और ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर हमको क्या क्या चीजें चाहिएगी, हमको पहले से पता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट चाहिएगा लेआउट इन्फ्लेटर के लिए, और एक डेटा सेट चाहिएगा जो आगे से मिलेगा। तो यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वेल कॉन्टेक्स्ट कॉलन कॉन्टेक्स्ट कॉमा वेल ARR कॉन्टेक्ट कॉलन एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल। ये दो चीजें मैं आगे से मंगाऊंगा। ठीक है, और सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रिटर्न करना है व्यू होल्डर को। व्यू होल्डर को रिटर्न करते ही वो बोलेगा कि भाई साहब व्यू लाओ, क्योंकि आपने तो क्लास बनाई जिसमें व्यू चाहिए रहता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, व्यू होल्डर। तो ये फंक्शन में अपन को अपना व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा। और जब हम हमारा व्यू होल्डर बनाएंगे जो किसकी तरह है, रिसेक्टर व्यू के व्यू होल्डर की तरह है। और उसमें डिफरेंस क्या है कि सिर्फ इस केस में हमारा व्यू देना पड़ेगा, तो व्यू लाना पड़ेगा। व्यू तो हमारे पास में लेआउट में पड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेआउट इन्फ्लेटर क्लास को बुलाना पड़ेगा कि भाई साहब आप आओ और हमारी मदद करो, हमारे पास में एक लेआउट पड़ा है उसको व्यू में लेके आओ। तो वो कहता है कि सब बात ठीक है, लेकिन मुझे फ्यूल चाहिए मशीन को चलाने के लिए। मैं इन्फ्लेट भी तब कर पाऊंगा जब मुझे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट मिलता है हमको एक्टिविटी क्लास से, तो वो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर से मंगा ही लिया है CTX नाम से। तो ये कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसके बाद में एक फंक्शन मिलता है इन्फ्लेट। अब ये इन्फ्लेट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, अगर हम ध्यान से देखें तो रिटर्न टाइप इसका व्यू है, यही चाहिए था मुझे यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, बस इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है जो आपको प्रोवाइड करना है। एक तो पहले आप अपना एड्रेस दोगे, भाई कौन से लेआउट को आपको इन्फ्लेट करना है, कि मुझे इस लेआउट को इन्फ्लेट करना है। फिर ये लगेगा किस पे, तो मुझे नहीं पता ये लगेगा किस पे। तो बोलता है ठीक है आप टेंशन मत लो, मेरे व्यू होल्डर में मैं पेरेंट लेके आ रहा हूँ व्यू ग्रुप। ये व्यू ग्रुप का रेफरेंस आपको यहाँ देना है। अब आप कहोगे कि क्या है व्यू ग्रुप, क्या होगा। जैसे आप रिसाइकलर व्यू को सेट करोगे, तो जो जहाँ पे ये व्यू एक्चुअल में सेटअप होगा लीनियर के अंदर, ग्रिड के अंदर, वो अभी डिसाइडेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला रिसाइकलर में बाय डिफॉल्ट कोई भी लेआउट मैनेजर नहीं होता, आपको लगाना पड़ता है। तो ये वो लेआउट मैनेजर सेट होगा, और जब आप एडेप्टर को पॉपुलेट कर रहे होंगे, तो जहां ये लग रहा होगा वो इसका पेरेंट होगा, वो इसका व्यू ग्रुप होगा। तो आपको सिंपल सा पेरेंट को ही आगे भेज देना है, जो भी हो। चाहे रिटर्न टाइम में हमने उसका जो लेआउट मैनेजर है वो ग्रिड कर दिया है, या हमने लीनियर कर दिया है, तो वो यहाँ पे अपने आप रेफरेंस आ जाएगा। फिर हमको इसको रूट से अटैच नहीं करना है, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। रूट से अटैच कर देंगे तो फिर डिटैच नहीं कर पाएंगे रन टाइम में। तो मेरे को ऐसा क्लॉज नहीं करना है जिससे हमारे व्यू के रिसाइकलर व्यू के रिसाइकलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आए। तो हम व्यू जरूर दे रहे हैं जो इन्फ्लेट होगा उसके व्यू होल्डर के अंदर, लेकिन उसको अटैच नहीं, उसको डिटैच कर सकता है। अगर वो स्क्रीन से आउट हो गया है तो उसको रीयूज करने के लिए वो व्यू को हटाएगा और दूसरे नीचे वाले व्यूज को इन्फ्लेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक लाइन में। कल वाली क्लास में मैंने आपको ये अलग व्यू में डाला। आप ये तरीका सही है एक लाइन वाला, क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। वेरिएबल्स हम तब लेते हैं जब एक से ज्यादा बार यूज में आ रहा हो। तो बार बार अगर ये दूसरी जगह यूज भी आता तो मेरे को उसको पूरा लिखना पड़ता व्यू लिखने के लिए। तो इसकी जगह मैं क्या करता, व्यू वेरिएबल में इसको डाल देता और फिर व्यू यहाँ पास कर देता और दूसरी जगह भी पास कर देता। यहाँ पे सिर्फ एक जगह ही काम में आ रहा है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, और ये बेटर तरीका है। 2 लाइन के कोड से अच्छा एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट करो और अननेसेसरी वेरिएबल्स क्रिएट ना करो। ठीक है, देन दूसरी चीज क्या है कि भाई आइटम काउंट कहाँ तक चलेगी मशीन। तो रिटर्न में इसको क्या चाहिए, इंटीजर, यानी कि इसको साइज चाहिए। हमको पता लग गया इंटीजर में वैल्यू चाहिए और काउंट चाहिए। तो काउंट में मतलब क्या हो गया कि भाई जितना कंटेंट है, जितना हमारा डेटा सेट है, उतना ही तो रिसाइकलर व्यू लिस्ट को सेटअप करेगा। तो हमने जो आगे से डेटा सेट मंगा है इसकी साइज रिटर्न कर देंगे। और फिर बात आती है बाइंड व्यू होल्डर की। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा डेटा बाइंड होगा, पर डेटा बाइंड करेंगे कैसे, हमने जब तक आईडीज फाइंड नहीं करी है। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, आईडीज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि व्यू हमको यहाँ मिल रहा है। तो हम सिंपल सा वेल img कॉन्टेक्ट इक्वल्स टू व्यू के अंदर से डायरेक्ट फाइंड व्यू आईडी, तो आप यहाँ कर लो कितनी भी कोशिश कर लो आपको नहीं मिलेगा। ये व्यू के अंदर से मिलेगा, तो आपको व्यू लिखना पड़ेगा पहले। हमारा नाम क्या है, आइटम व्यू डॉट, इसके अंदर से हम एक व्यू को फाइंड करेंगे जो कि किस टाइप का है, इमेज व्यू टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी आईडी दे देंगे r.id.img कॉन्टेक्ट, यही हमारा व्यू है। और मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर बनाना है वो आपका 2 मिनट में बन जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब आप क्या करो, यहाँ पे txt कॉन्टेक्ट नेम दे दो, और ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लो, इसको कॉपी मारो, ये भी टेक्स्ट व्यू है। और ये क्या है, txt नंबर है। फिर मैं क्या करता हूँ, जो आईडी होती है वो मेरा वेरिएबल होता है ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इसको कॉपी किया आईडी को, और यही इसका वेरिएबल बना दिया। इसको कॉपी किया और यही इसका वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो तीनों हमने यहाँ पे आईडीज फाइंड कर ली है। और फिर हम आ जाते हैं बाइंड के अंदर।
अब हम क्या करेंगे, इन आईडीज के ऊपर जो जो वेरिएबल्स हमने बनाए इन्हीं के ऊपर तो हमको डेटा को ऐड बाइंड करना है, डेटा को सेट करना है। तो हम डायरेक्ट तो कैसे कॉल करें, ये अलग क्लास में, ये अलग क्लास में, मतलब अलग, वो अलग क्लास में और ये एक फंक्शन है। तो हमको यहाँ पे देखो एक होल्डर क्लास का रेफरेंस मिलता है, जो कि एक्चुअल में क्या है, एक व्यू होल्डर क्लास का रेफरेंस है। तो इसी का तो रेफरेंस मिल रहा है, तो सिंपल सा लिखो होल्डर। होल्डर क्यों लिखा, जो इसका नाम है। अब इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप एच लिख दोगे तो आपको एच लिखना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डर लिखना जरूरी है क्या, ये डिपेंड करता है कि आपने नाम क्या दे रखा है यहाँ पे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस टाइप का है, ये व्यू होल्डर टाइप का है, और ये इसके बाद कॉल होगा। क्रिएट व्यू होल्डर के बाद बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा। तो जब क्रिएट व्यू होल्डर होगा तो हमारा व्यू होल्डर क्लास क्रिएट हो चुका होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। उसका रेफरेंस ही हमको बाइंड व्यू होल्डर में मिलेगा कि देखो मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हमने लेआउट भी डाल दिया, अब इस लेआउट की आईडी फाइंड कर लिया, अब आप अपना कंटेंट बाइंड करो पोजीशन के हिसाब से। तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, हमारा डेटा सेट बाइंड कर देंगे। तो होल्डर डॉट आई एम जी कॉन्टेक्ट, और इमेज को रन टाइम में डेटा सेट करने के लिए होता है सेट इमेज रिसोर्स। और यहाँ पे हमारे पास में डेटा सेट का वैल्यू करना है। तो ए आर आर कॉन्टेक्ट, इसके इंडेक्स से वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें आएगा वो इंडेक्स। तो इंडेक्स और कुछ नहीं, हमारा पोजीशन बन जाएगा। कई जगह पे पोजीशन ना लिखे ऐसे पीओएस लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी पोजीशन ही है। कई जगह यहाँ पे लिखा होगा इंडेक्स, तो ये वही चीज है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। देन इसके हर इंडेक्स में तो एक कॉन्टेक्ट मॉडल मिलेगा। तो हमको तो यहाँ कॉन्टेक्ट मॉडल नहीं, कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर पड़ा इमेज को सेट करना है। तो ये आ गया हमारा इमेज, ये हो गया काम खत्म। ऐसे ही मेरे को टेक्स्ट के लिए करना है। तो होल्डर डॉट टी एक्स टी कॉन्टेक्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ए आर आर। अब ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक वेर दिस मॉडल, दिस मॉडल भी कर सकते हो, करंट मॉडल भी कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा होगा, जो इस पोजीशन के लिए सेटअप हो रहा होगा। तो हम पोजीशन के थ्रू इसको निकाल लेते हैं। पोजीशन नहीं हमारा, आपने इंडेक्स दे दिया, ठीक है। अब हर जगह ये लिखने से अच्छा है कि आप क्या लिखो, दिस मॉडल। क्योंकि अभी तो तीन जगह ही है, सपोज करो कि आपके व्यूज बहुत ज्यादा है लेआउट के अंदर, पांच छह हैं, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा ए आर आर कॉन्टेक्ट इंडेक्स। तो इसके इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, दिस मॉडल, इसको वेल कर दो डॉट टी एक्स टी, इसमें डायरेक्टली नेम ही है होल्डर डॉट टी एक्स टी नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस मॉडल डॉट मोबाइल नंबर। ठीक है, हो गया हमारा ये काम। तो रिसाइकलर व्यू बन गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में डेवलपमेंट कर सकते हो ऑफ रिसाइकलर व्यू, ठीक है। इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एल को करना, तो आपका रीफॉर्मेट हो जाएगा, ऐसे आएगा विंडो। अभी तो खैर हो रखा है, तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ ये रहा रीफॉर्मेट फाइल। इससे क्या होता है ना कि जो भी इंडेक्सिंग इधर उधर हुई होगी तो वो प्रॉपर हो जाएगी, तो आपको दिखने में कोड इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। और इसने देखो कॉलन के बाद जो क्लास है वो नीचे कर देता है, कि आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ेगा आपने क्या किस क्लास से एक्सटेंड किया है। तो यहीं पे आ गई नीचे, तो आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हमने काम कर ही रखा है, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रिड को यूज करूंगा। ग्रिड व्यू को यूज करते हुए हम एक ग्रिड यूआई बनाएंगे रिसाइकलर के अंदर। आज का टास्क क्या है, अभी मैं आपको आज का टास्क भी दूंगा। बट पहले आपको कल वाला ही टास्क है मेरा, वो वाला तो पहले करना ही करना है। वो है कि जो मैंने यूआई बनाई है ना, उसके अलावा कोई दूसरी यूआई बनानी है, मतलब लेआउट अलग लेना है। जैसे मैंने यहाँ 3 का लिया है ना, आपको एटलीस्ट 5 का लेना है। आ गया, ठीक है। अब अगर सपोज करें कि मुझे इसको ग्रिड व्यू में सेटअप करना होता तो कैसे करते हैं। ग्रिड व्यू में सेटअप करने के लिए मैं मेरे को अपना, सबसे पहले यहाँ अगर आप ग्रिड व्यू कर दोगे ना, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपने यूआई कैसी बनाई है,
यूआई तो आपने लीनियर के हिसाब से बनाई है, तो अगर ग्रिड व्यू चाहिए तो फिर ये नीचे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। आपको अपने यूआई को चेंज करना पड़ेगा। ये जो यूआई है इसको हम चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट ले रखा है, इसको ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये ओरिएंटेशन हो गया वर्टिकल। फिर हमने क्या दिया दे रखा होगा, इसको मैच पेंट कर रखा होगा, तो इसको हम रैप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब सही है, सेंटर में है, वर्टिकल है, साइज हाइट हमने ज्यादा दे रखी है, इसको भी रैप कर देते हैं। जितना कंटेंट चाहिए उतना ही लो। इसकी हाइट तो 80 सही है। इसको हमने सेंटर वर्टिकल कर रखा है, इसको हम हटा देते हैं, वो ग्रेविटी कर देते हैं। इसको मैच किया है, इसको भी रैप कर दो। इसको भी मैच किया है, इसको भी रैप कर दो। ठीक है, ओके गुड। अब क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर। बाकी सब सही, हमने सिर्फ यूआई तो चेंज करी है। बाकी रिसेक्टर व्यू एडेप्टर में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वो तो आप जैसा लेआउट दोगे वो वैसा दिखा देगा। और अब हमको क्या करना है, हमने ऐसी यूआई बनाई इसलिए ताकि हम लीनियर नहीं, हम ग्रिड सेटअप कर सके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रिड लेआउट मैनेजर। दिख रहा है आपको? ग्रिड लेआउट मैनेजर में दो चीजें होती है, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करना है और एक होता है स्पैन काउंट। स्पैन काउंट क्या काम करता है कि भाई आप जब ग्रिड बनाते हो तो मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, कॉलम्स की है। याद करो जो हमने टिक टैक टो के लिए ग्रिड बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कॉलम काउंट देना जरूरी है। रो काउंट तो बाय डिफॉल्ट आपका होता रहेगा, तो वैसे ही यहाँ पे स्पैन काउंट देना जरूरी है। तो इसीलिए हमने क्या किया, स्पैन काउंट 2 कर दिया। ठीक है, अगर आपको 4 चाहिए तो 4 कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि यूआई खराब ना हो 4 में, क्योंकि एक विड्थ के अंदर 4 आएंगे। हाँ, अगर आपका लैंडस्केप है तो आप 4 कर सकते हो, एक अलग बात है। जब विड्थ वैसी है तो ठीक है, तो आप लैंडस्केप डिजाइन अलग कर सकते हो और पोर्ट्रेट डिजाइन अलग कर सकते हो। आ गया? अब एक चीज यहाँ मुझे लग रही है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा काफी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, और एक और चीज करते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। लेआउट का है हमारा, हाइट फिक्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो हाइट मैंने रैप ले रखी है। हाइट को मैं मानता हूँ 80 प्लस 150 कर दो। ठीक है, और ग्रेविटी सेंटर है, ये तो अपने आप सेंटर में। और क्या कर सकते हैं अपन, जो इसका टेक्स्ट साइज है वो तो थोड़ा सा बड़ा है लग रहा है मुझे इसके हिसाब से, तो इसको मैं 19 कर देता हूँ। और इसको हमने 19 कर रखा है, इसको हम 16 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट ऑर्डर में आएगा क्योंकि साइज फिक्स्ड है। आ गया हमारी एक सिंपल सी लिस्ट। इसमें क्या हम 3 पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल 3 पे जा सकते हैं। और 3 में अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसकी विड्थ को और कम कर सकते हैं। ये जो विड्थ हमने 80 डीपी ली है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम 3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में आएंगे और स्पेन काउंट 2 की जगह 3 कर देंगे। तो ये आपके 3 के सेट में आ गए। तो कभी भी ऐसा पैटर्न बनाना है आपको, तो आप रिसाइकलर व्यू को यूज करोगे, चाहे वो ग्रिड ही क्यों ना बनाना हो। तो ये कंटेंट भी तो मल्टीपल होगा ना, तो आप ग्रिड में कितना ही बना लोगे। तो एडेप्टर तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, और एडेप्टर सेटअप करने के लिए आपको कस्टमाइज अगर करना है
तो बेटर क्या है, यू विल रिक्वायर रिसाइकलर व्यू, ताकि ये जब बिल्ड भी करें ना तो आपके लिए सारे के सारे आइटम्स एक बार में ना बिल्ड कर दे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसे लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लगाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसमें नहीं, लीनियर में होता है, लीनियर लेआउट मैनेजर। ये देखो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट हम यहाँ दे सकते हैं ओरिएंटेशन डॉट, क्लास देखनी पड़ेगी अपन को, रिसाइकलर व्यू से मिलेगा। एक और काम करता है, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो। रिवर्स लेआउट होता है आपका रिवर्स में लगाने के लिए, उल्टा चलाने के लिए, जैसे कमेंट्स दिखाने हैं, जो रिसेंट हुआ है वो लास्ट में होता है लिस्ट में, तो उसको पहले दिखाने के लिए रिवर्स यूज करते हैं अपन। स्पेन काउंट, कमेंट, यहीं पे एक ऑप्शन होता है, तो क्लास ही यूज में आती है, वो क्लास का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड, क्या कह रहा है।
ओके, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। हमने क्या किया, सही कर रहे थे अपन, हॉरिजॉन्टली मतलब ये वाला तरीका ही होता है, दिस करके इसके आगे ही देना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर अलग 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 है। जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया था ना, एक ही क्लास के 2-3 कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो उनको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, एक तो होता है कि भाई आप सीधा दिस दे दो तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल अगर देना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर रिवर्स लेआउट चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आपको बुलियन देना पड़ेगा। तो तीनों दिए तब जाके ये होगा। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको, अपन ने वहां पे क्या लिए, यूआई जो लिए ना, वो मैच फ्रेंड ले लिए, इसको हम रैप कर देंगे। ठीक है, अब आप चलाओ इसको, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी बन जाएगा आपका। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वो दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करना है इसके केस में, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो। ओके यश, ठीक है, बस कंस्ट्रक्टर का याद रखना, ये आप क्योंकि यूज नहीं करते हो ना रिवर्स लेआउट को उल्टा चलाने के लिए, यूज तब करते हैं हम रिवर्स लेआउट को जब हम कुछ ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं जो ऐड तो लास्ट में होता है लेकिन वो न्यू कंटेंट है, तो हमको रिवर्स करना होता है कि भाई जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो पहले दिखे, जो बहुत पहले ऐड हुआ है वो बाद में दिखे। तो उस केस में हम इसको रिवर्स लेआउट करते हैं, और बाकी यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू का आइडिया समझ में आ गया आपको, रिसाइकलर व्यू कैसे लगाना है, ग्रिड कैसे सेटअप कर सकते हो, और आप लीनियर कैसे सेटअप कर सकते हो। अब पहला टास्क तो ये है कि मैंने आपको बोला है कस्टमाइज व्यू बनाना है आपको, जिसमें 3 से ज्यादा आइटम्स हो। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप जैसी जो चैट की यूआई है वो बना सकते हो, व्हाट्सएप की जो यूआई है। हाँ, व्हाट्सएप की जो यूआई, पूरी यूआई तो नहीं बना पाओगे अभी क्योंकि अपन ने टैब्स नहीं देखा है, ऐप बार को कस्टमाइज कैसे करते हैं वो नहीं देखा है। वो दोनों आ जाएंगे तो फिर आपकी चैट की पूरी स्क्रीन बन सकती है। लेकिन आप क्या बना सकते हो, 3 स्क्रीन बना सकते हो अलग अलग, एक में होगी चैट स्क्रीन, एक में होगी स्टेटस स्क्रीन, और एक में होगी आपकी कॉल स्क्रीन। उन तीनों में देखना, अब लिस्ट लगी हुई है, लिस्ट फॉर्मेशन है, देखा है आपने, तीनों में लिस्ट है, तीनों में जो अंदर की यूआई है ना, सिर्फ एक यूआई चेंज है, मतलब तीनों में एक ही यूआई है ना जो बार बार रिपीट हो रही है, चैट्स में अलग है, कॉल्स में अलग है, और आपके कॉन्टेक्ट्स में अलग है। तो आपको 3 रिसाइकलर व्यू बनाना है, पहले चैट्स को ट्राई करना है, फिर स्टोरीज को ट्राई करना है, स्टोरीज या फिर स्टेटस को, एंड देन आपको ट्राई करना है आपके, क्या नाम है, कॉल्स। आप इससे इंस्टाग्राम की यूआई भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम में जो स्टोरीज का पैटर्न होता है ना, वैसा ही होता है। हाँ, स्टोरीज के लिए हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे हम बॉर्डर के अंदर वो कट्स लगा सकते हैं, कैसे हम उसको जैसे 4 स्टोरीज है तो सर्कुलर वे को कैसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करें जिससे कि वो एक आर्क क्रिएट हो, 4 इक्वल साइज में। ठीक है, समझ में आया। तो पहला पहला का जो टास्क है वो तो ये है कि पहला जो अपन ने कल वाली क्लास में किया वही टास्क दिया है मैंने, वो आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो कंप्लीट करना है पहले। दूसरा टास्क ये है कि आपको व्हाट्सएप की यूआई बनानी है, चैट्स वाली, कॉल्स वाली और स्टेटस वाली। ठीक है, और तीसरा टास्क जो मैं दे रहा हूँ वो है, वो आरएनडी का है। आरएनडी क्या है कि स्टैगर्ड व्यू कहाँ यूज में आता है और कैसे यूज करना है। स्टैगर्ड व्यू, जैसे अपन ने अभी 2 लेआउट मैनेजर यूज किया है ना, लीनियर लेआउट मैनेजर एंड ग्रिड लेआउट मैनेजर, इसमें स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर भी है। तो वो कब यूज में आता है और कैसे यूज में आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करना है। ओके एवरीवन, यस दीपेश, आपने हैंड रेस किया था। नहीं, एक्चुअली वो मैं स्टैगर्ड व्यू के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए। हाँ, स्टैगर्ड व्यू ट्राई करो। स्टैगर्ड व्यू कुछ नहीं है, स्टैगर्ड व्यू क्या करता है मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। आरएनडी आपको करनी है, कल वाली क्लास में मैं बताऊंगा, 5 मिनट का काम है। ठीक है,
स्टैगर्ड व्यू करता है अपने कंटेंट के हिसाब से साइज को मैनिपुलेट। ठीक है, जैसे कंटेंट बड़ा है तो उसकी विड्थ बड़ी कर देगा, जिसका कंटेंट छोटा है, सॉरी, हाइट बड़ी कर देगा, जिसका कंटेंट छोटा है उसकी हाइट छोटी कर देगा। तो जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम में एक्सप्लोर में जाना, जहाँ रील्स आती है ना, तो रील्स वाला जो आइटम है, ये भी देखो एक रिसाइकलर व्यू टाइप की फॉर्मेशन है ग्रिड का। बट इसमें क्या है कि जिसकी साइज बड़ी है, जिसकी हाइट बड़ी है, उसको पूरी हाइट मिल रही है, जिसकी हाइट छोटी है वहां स्क्वायर आ जाता है। देखा ना इंस्टाग्राम पे आपने एक्सप्लोर पेज? तो स्टैगर्ड का काम वही होता है, जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो बड़ा हो जाएगा साइज में, जिसकी हाइट छोटी होगी वो छोटा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 इमेजेस लेनी है अलग अलग साइजेस की, और उसको स्टैगर्ड व्यू से सेटअप करना है। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या रोल है। साइज, साइज मतलब कि हाइट में चेंजेस लेना, किसी की हाइट बड़ी करना, किसी की हाइट छोटी करना, ऐसे अलग अलग इमेजेस लेना। तो आपको स्टैगर्ड व्यू जब आप सेटअप करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, पिन इंटरेस्ट की ऐप की तरह। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने देख इंस्टाग्राम चलाते हो ना, एक्सप्लोर पेज पे जाके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तक आप उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे थे तो शायद आपने देखा नहीं होगा, बट आप आज जाके देखना एक्सप्लोर पेज को। वहां पे जो रील्स होगी ना, रील्स ऑब्वियसली आपकी क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। और जो पोस्ट होते हैं वो पोस्ट क्या हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। तो जो आपको पोस्ट फॉर्मेशन में होंगे ना वो आपको स्क्वायर में दिखेंगे। जो रील्स होगी उस बीच बीच में, वो आपको पूरी वर्टिकल दिखेगी, पूरी हाइट लेते हुए। तो वो आपका स्टैगर्ड लेआउट है। ठीक है, इज इट क्लियर? टास्क क्लियर है आप सभी को? यस सर। चेक करूंगा, रिसाइकलर व्यू पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, तो रिसाइकलर व्यू पे बहुत ज्यादा आपको भी फोकस करना है। ठीक है, और मान के चलो कि आगे जितने भी हम आगे टॉपिक्स भी करेंगे ना, तो उसमें कभी भी प्रैक्टिस का कोई काम आएगा, जहाँ लिस्ट लगानी है, तो मैं वहां फिर से आपसे रिसाइकलर व्यू बनाऊंगा। रिसाइकलर व्यू ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑन टिप्स हो जाए। रात को उठा के कोई भी पूछ लेगा यार ये बनाना है, बना दो, तो आप नींद में हो तब भी आप उस चीज को बना सको। इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन रियल लाइफ में जब आप प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करोगे, तो लिस्ट एक ऐसी चीज है जो हर ऐप की यूआई में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, और उसको इफेक्टिवली मेमोरी एफिशिएंट बनाना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको रिसाइकलर व्यू यूज ही करना पड़ेगा। अब आप अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। अभी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे और चीजें करेंगे, जैसे हम आगे डायलॉग बॉक्सेस पे जाएंगे। डायलॉग बॉक्स, बॉटम शीट, ये देखेंगे। उसका देखने का मतलब क्या है कि एक तो हमारा यूआई पार्ट कवर होगा कि बॉटम शीट कैसे लगानी है, स्नैक बार कैसे लगाना है, डायलॉग बॉक्स कैसे लगाना है। फिर मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट के अंदर रन टाइम में ऐड करना, अपडेट करना और डिलीट करना हम सीखेंगे। कि एक लिस्ट पड़ी है हमारे पास में, उसमें रन टाइम में यूजर से कैसे मैं ऐड करवाऊं। डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे, यूजर अब कहेगा कि भाई ये नया कॉन्टेक्ट ऐड करना है, तो नया कॉन्टेक्ट ऐड करते उसके लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ये रन टाइम होगा। रन टाइम यानी कि आप जो भी ऐड करोगे वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रन टाइम आपको दिखेगा जैसे ऐप क्लोज होगी और वापस चलाओगे, तो जो आपने लास्ट टाइम ऐड किए थे वो आपको नहीं विजिबल होंगे। तो उसके लिए हम फिर सीखेंगे डेटाबेस, कि परसिस्टेंट डेटा को कैसे मैनेज करना है, कि यूजर ने जो हमारे कॉन्टेक्ट ऐड किए वो हमारे लोकल डेटाबेस पे हमको स्टोर करवा दे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो ऐप ओपन करे क्लोज करने के बाद में, तो जो डेटा उसने प्रीवियस टाइम कॉन्टेक्ट ऐड किए वो उसके हो वहां पे और वो दिखे। तो उसके लिए हमको ऑफलाइन डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। फिर हमको क्वेश्चन आएगा कि यार ये तो डेटा ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने फोन को स्विच करूं और इस कॉन्टेक्ट ऐप को किसी और फोन में चलाऊं, तो मेरे जो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पड़े हैं वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स वहां भी आ जाए। तो उसके लिए फिर हम ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये फ्लो, इसी फ्लो में हम चलते हैं ना, तो हमको पता लगता है कि क्यों चीजें रिक्वायर्ड रहती है इस इनकी एंड्रॉइड के अंदर, और उसके बेसिस पे ही हम आगे अपना पूरा स्केल अप करेंगे। ठीक है, जब हम डायलॉग बॉक्स कर रहे होंगे, डायलॉग बॉक्स यूआई करने के बाद में हम ऐड, अपडेट, डिलीट करेंगे, उसके बाद में हम एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशंस लगाएंगे हम रिसाइकलर व्यू के अंदर। जब एनिमेशन करेंगे तो एनिमेशन अपने आप में 1 1.5 हफ्ते क्लास चलेगी हमारी, क्योंकि हम उसमें कंस्ट्रेंट लेआउट को भी देखेंगे। उसका रीजन बताता हूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक मोशन लेआउट मिलता है अपन को। तो मोशन लेआउट में काफी अच्छे अच्छे आप एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो एनिमेशन में डिफॉल्ट एनिमेशन जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है वो सीखेंगे। कस्टमाइज करना है आपको एनिमेशन को, तो पहले कंस्ट्रेंट लेआउट सीखेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या काम करता है, क्योंकि अभी अपन ने रिलेटिव और लीनियर से सारी यूआई बनाना सीखा है। अब हम कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू भी वो सारी यूआई बनाना देखेंगे, ताकि आपको इफेक्टिवली यूज समझ में आए कि कब आपको कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करना है, कब लीनियर को करना है, कब रिलेटिव को करना है। दीज आर नॉट अल्टरनेटिव्स, कि अगर लीनियर की जगह हम रिसाइकलर को अब से हम इसको यूज करेंगे कंस्टेंट को। कंस्टेंट का भी एक यूजेस होता है।
कंस्टेंट करेंगे तो उसमें हम मोशन लेआउट के बारे में जानेंगे, तो मोशन लेआउट से हम एनिमेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है, ट्रांजिशंस बनाने सीखेंगे। उसके बाद में हम लोटी एनिमेशन और राइव एनिमेशन को सीखेंगे, तो वहां जाके हमारा एनिमेशन कंप्लीट होगा। फिर हम वापस आएंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर, और रिसाइकलर व्यू के अंदर हम हमारे एनिमेशंस लगाएंगे जो हमने सीखे हैं। इस तरीके से हमारा फ्लो रहने वाला है, ठीक है, आगे का। ओके एवरीवन, क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। और कल टास्क देखूंगा मैं रिसाइकलर व्यू का, तो बहुत सीरियसली लेना रिसाइकलर व्यू को। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर नई टास्क हुआ तो कल वाली क्लास नहीं होगी, 100% श्योर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना, टाइम नहीं मिल रहा है, निकालना पड़ेगा। और जो आज क्लास में नहीं आए, प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको प्रैक्टिस करो। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। और आपको इसका रोल बाद में समझ में आएगा जब आप प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करोगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।